आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं। टीम हो या देश, वो जान की बाजी लगाकर उसे जिताने में लगे रहते हैं। कभी कभी उनकी जिंदगी में हेरा फेरी चली आती है तो वो कभी कुछ मायूस और कुछ मासूम से दिखाई पड़ते हैं। हमारे आज के खास मेहमान अक्षय कुमार, आपका स्वागत है। 25 साल पूरे कर लिए जी। सौगंध से एयरलिफ्ट तक, दो मोटे बदलाव आपको क्या दिखाई देते हैं इस 25 सालों में? जब मैं आया था फिल्मों के अंदर तो मुझे याद है महेश भट्ट साहब ने ये कहा था कि भैया एक्शन हो तो इस लड़के को ले लेना, एक्टिंग हो तो इनको मत लेना। अच्छा। तो तब मेरे दिमाग में ये बात चलने लग गई थी कि यार ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि व्हेन देयर इज एनीथिंग लाइक किक्स पंचेस, ऐसा कुछ करना हो तो मुझे लिया जाता है, बाकी अगर कोई काम हो तो किसी और से। एंड दैट इज़ द टाइम मैंने अपना डिसाइड किया था कि मैंने कुछ अलग करना है और अपना करियर को चेंज करना शुरू किया था। तब मैंने जाके कॉमेडी पकड़ी, उसके बाद रोमांस पकड़ा, उसके बाद इवन नेगेटिव रोल्स किए मैंने। एंड वो मेरा सबसे पहला बदलाव था अच्छा इंडस्ट्री के अंदर। एंड सेकंड, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर टू कैंसर, वो मेरी ज़िंदगी का दूसरा बदलाव था। तो ये दो मोटे मोटे बदलाव हैं मेरी ज़िंदगी में जब हुए थे। ये जो आपकी ताज़ा फिल्म है एयरलिफ्ट, वो भी एक तरीके की देशभक्ति की फिल्म है जी। इस तरफ आप कैसे मुड़े? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जानबूझ के देशभक्ति की फिल्में कर रहा हूँ। ये एक ऐसा हो जाता है कि जैसे नीरज पांडे साहब ने मेरे साथ बेबी बनाई थी, उनको मेरे अंदर एक रॉ एजेंट नज़र आया एंड ही गेव मी दैट फिल्म। फिर मैंने गब्बर भी की, फिर उसके पहले मैंने रावड़ी राठौड़ भी की। बहुत सारी देशभक्ति की फिल्में अपने आप आती गई। हो सकता है कि मेरे चेहरे पे बिकॉज ऑफ माय फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर आर्मी में थे एंड ये झलकता हो, एंड इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत सारी ऐसी फिल्में मिल जाती हैं। लेकिन मुझे मज़ा भी आता है ये सब फिल्में करने का, ख़ास करके एयरलिफ्ट जैसी कोई फिल्म जिसके अंदर असली ज़िंदगी जो घटनाएं हुई हैं वो मैं जब दिखाता हूँ लोगों को, मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में। कि एक इंसान ने ऐसा भी कुछ करके दिखाया कि 1,70,000 लोगों को बचा के एयरलिफ्ट करवा के विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वापस हिंदुस्तान में ले आया था। ये सीखने को मिला, देश जो चलता है वो कुछ अच्छे लोगों की वजह से चलता है। आपके जो करियर की जो शुरुआत हुई, बी और सी ग्रेड फिल्में, क्या होती हैं ये बी और सी ग्रेड फिल्में? क्यों इनको कहते हैं बी और सी ग्रेड फिल्में? सर, बी और सी मतलब होता है ब्रेड एंड चीज़। ब्रेड एंड चीज। या दे गिव यू ब्रेड एंड चीज़, वो जो लोग बुलाते हैं बीसी फिल्में करते हैं, और वही ब्रेड एंड चीज़ पकड़ पकड़ के मैं आगे बढ़ा हूँ। एंड आई थिंक आई हैव डन प्रीटी गुड इनफ फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल सही है। बहुत जनों ने ये भी कहा था जब मैं पहले आया था कि ये जी फर्नीचर है एक्टिंग का, बस पड़ा रहता है। अच्छा। एंड देन दे वर बीइंग नाइस। मैं समझता हूँ, मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ, आई वॉज अ शोरूम एक्चुअली, बट मेरे कोई परिवार वाले इस लाइन से नहीं है। एंड जो कुछ भी सीखा है मैंने अपने बलबूते पे सीखा है। एंड बहुत बार गिरा हूँ और बहुत बार संभला भी हूँ। कोई वो फेज याद है जब आप बहुत बुरी तरह से पटके गए हों, जब लगा हो कि अब तो खेल खत्म है? मेरे साथ जब मैंने 14 फ्लॉप साथ में दिए थे, बीच में 1998 से लेके दो तीन साल तक मैंने 14 फ्लॉप साथ में दिए थे, बट मेरे पास काम की कभी कमी नहीं थी। मेरे पास काम हमेशा रहा। जिस इंसान ने मुझे पहला ब्रेक दिया था, मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी ने, उन्होंने दो बातें मुझे सिखाई थी। एक तो ऑलवेज बी अ प्रोड्यूसर्स मैन, आपके पास जिंदगी भर काम रहेगा, चाहे आप कितनी भी फ्लॉप दे दो, प्रोड्यूसर जो मांगता है, जो चाहिए करो। एंड दूसरा, जब भी आउटडोर जाओ अपने फ़ोन का बिल खुद भरना। अपने फ़ोन का बिल खुद भरना। कभी भी कोई प्रोड्यूसर जब देखता था ना कि यार ये देखो इस हीरो ने फ़ोन का बिल खुद भरा,
क्योंकि उस वक्त है ना वो प्रोड्यूसर को बहुत चुभती थी वो बात हाँ, नहीं क्या लोग बहुत कि लंबी ये लंबी बाहर बातें। आईएसडी लगा रहा है कहीं, किसी गर्लफ्रेंड से बात हो रही है या माँ बाप से बात हो रही है, हमको बिल भरना पड़ेगा। तो वो उनको बात बहुत चुभती थी। तो खैर ये तो उस वक्त की बात है। आपने शुरू में एक किताब पढ़ी, गाइड टू गुड एक्टिंग, और आप कहते हैं कि आपको उसमें एक लाइन याद रही कि एक अच्छे एक्टर को अच्छा इंसान भी होना चाहिए। तो मेरे पास आप अच्छे इंसान कैसे हैं? मैं अच्छा इंसान कैसा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई मैंने कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, मैंने बहुत गलत काम किए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ चाहिए कि बी अ प्रोड्यूसर्स मैन, वो मैं हमेशा रहा हूँ। उस हिसाब से मैं अच्छा हूँ। मतलब बुरे वक्त पे उनके काम पे आओ। अच्छा, कभी आप रियलाइज करो कि दे कैन नॉट पे यू, यू कट योर रेम्युनेशन। अच्छा, ऐसा हुआ है? आपने पैसे कम कर दिए अपने? भाई मैंने खुद भी दिए हैं। अच्छा, आपने खुद अपनी जेब से भी दिए? हाँ, पिक्चर खत्म कर लो आप। कई किस्से हुए हैं जब मैंने खुद देने पड़े हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे पास एक फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी नहीं है जो कैन में पड़ी है। आपने जो फिल्म की वो हर फिल्म जो रिलीज की हुई? मुहूर्त की है हाँ। वो फिल्म रिलीज हुई है, सिवाय एक फिल्म के, क्योंकि उसका प्रोड्यूसर का पता नहीं चल रहा कहाँ गया। वरना वो भी रिलीज वो होता भी थी। नहीं तो मैं वो भी जरूर रिलीज करता, वो मिल नहीं रहा मुझे। तो सारे प्रोड्यूसर देख लें, अक्षय कुमार, आपकी फिल्म रिलीज नहीं भी हो रही है तो भी ये रिलीज करके छोड़ते हैं। लेकिन मेरी, हाँ, दूसरों की नहीं। दूसरों की मैं कहते वक्त, हाँ। आप अपने ज़माने के लास्ट स्टार हैं जिन्होंने नाम बदला अपना, बट आप शायद लास्ट स्टार इस तरह से भी हैं अपने ज़माने के कि आप साल में 4 या 5 फिल्में करते हैं। यूजुअली लोग अब 1 या 2 करते हैं। जब आप इतनी सारी फिल्में करते हैं तो आप स्क्रिप्ट का चुनाव कैसे करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी फिल्में होती हैं हर साल जो ऑडियंस के इंटेलिजेंस को इंसल्ट ही नहीं करती हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। वो दूसरी बात है कि वो काफ़ी, उनमें से कुछ फिल्में कमर्शियल सक्सेसेस भी रहती हैं, काफ़ी सारी, यस। बट आपका चुनाव कैसे होता है, सेलेक्ट कैसे करते हैं कि ये स्क्रिप्ट आपको करनी है? जी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे अपने करियर में बैलेंस करना है। मैं एक बेबी कर रहा हूँ, गब्बर कर रहा हूँ, साथ में एक हाउसफुल भी कर रहा हूँ। मैं एक स्पेशल 26 कर रहा हूँ, ओ माय गॉड कर रहा हूँ, साथ में राउडी राठौड़ भी कर रहा हूँ। अगर आप ये पूछेंगे कि आप एक रोल के अंदर से दूसरे रोल में अगले दिन कैसे चले जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग अगर ये कहें कि बहुत सोचना पड़ता है, मैंने कई एक्टरों को मिला हूं जो बोलते हैं 2 हफ्ते मैं अपने आप को कमरे में बंद रखा है ताकि मैं इस रोल को पढ़ सकूं, समझ सकूं। झूठ बोलता है वो झूठ बोलता है, बहुत बड़ा झूठा है वो। ऐसा कोई नहीं करता। या अंदर मजे ले रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो रोल आपको निभाना है, इट्स एक्टिंग, इट्स ऑल एक्टिंग। मैं 25 साल से ये करते आया हूँ। एवरी ईयर आई हैव 4 रिलीजेस एंड एक फिल्म की मैं 60 डेज शूटिंग करता हूँ। तो 4 फिल्मों की हो गई 240 दिन, बाकी दिन फ्री। हर साल मैं 1.5 महीने के लिए छुट्टी पे चला जाता हूँ। बेसिर पैर की ऊट पटांग फिल्में लेकिन चलती हैं, तो ये क्या होता है? मतलब वो सेक्शन बड़ा है। कौन सा सेक्शन? जो ऊट पटांग जिसको लोग बोलते हैं, जिसको कहते हैं, जिसे आप ये भी कह सकते हो कमर्शियल सिनेमा। 12 गाड़ियाँ उड़ रही हैं, 100 फाइटर उड़ रहे हैं, कॉमेडी अपने अलग लेवल पे चल रही है, सब लोग जोर से बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेमा एंड दैट वो, लेकिन जो वो लोग हैं जो देखने वाले हैं, जिसे आप ये भी कह सकते हो बी सेंटर, सी सेंटर, वो लोग बहुत बड़े हैं, जिसको आप ये भी कह सकते हो। एंड इवन मल्टीप्लेक्स पीपल एंजॉय दैट। तो वो करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में जो फिल्में हैं, जो इंटेलिजेंट फिल्में हों, वो भी करना ज़रूरी है। बेसिर पैर की ऊट पटांग जिनको कहा जाता है, वो फिल्म आप फिर वो कैसे चुनते हैं आप कि भाई ये उसके अंदर भी कहानी होती है। अच्छा, लेकिन वो कहानी ऐसा हो नहीं सकता, वो अलग बात है, लेकिन वो भी कहानियां होती हैं। जैसे आपने हेरा फेरी की बात की, अब ऐसा फोन आना, लेकिन वो इट मेड पीपल लाफ। मतलब मुझे कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा सोता नहीं है जब तक हेरा फेरी ना देख ले। सो एक मतलब ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो भी बेसर पैर वाली कहानी है। लेकिन
इट्स एन एंजॉयबल फिल्म है। एट द एंड ऑफ द डे आप 150-200 रुपये भर रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट। जैसे आप कोई भी और फिल्में उठा के देख ली, चाहे चेन्नई एक्सप्रेस हो, लेकिन इट एंटरटेन्स यू। आई वॉज एंटरटेन माई सेल्फ। मुझे बड़ा मज़ा आया फिल्म देख के, मुझे लगा बहुत मज़ा आया एंड आई लाफ्ड एंड ऑल, आई एंजॉयड इट। चलिए, शाहरुख की एक फिल्म का आपने नाम ले लिया, बाकियों का ख्याल रखिएगा आप। चर्चे होते हैं कि बाकी बड़े सितारों के मुकाबले में आपकी फिल्में, गिनी चुनी फिल्में छोड़ दें तो 100 या 200 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हो पाती, लेकिन वार्षिक कमाई की बात करें तो आपने बड़े बड़े सितारों को पीछे छोड़ा है। फॉर्ब्स की जो लिस्ट जारी हुई उसमें आप 9वें नंबर पे हैं, जबकि शाहरुख 18वें। तो ऐसा कैसे कर पाते हैं, क्या क्रेडिट? जी देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये एक गणित है। मैंने नमस्ते लंदन बनाई 32 दिन में, 32 दिन की शूटिंग है। मैंने एयरलिफ्ट बनाई 38 डेज में। तो इनका जो बजट है मैं नॉर्मल रखता हूं। अगर गणित लगाओगे तो 125 करोड़ के अंदर आपको 4 फिल्में बन जाएंगी, और कई लोगों की है 150, पौने 200 करोड़ की एक फिल्म बनती है। 80 करोड़ 90 करोड़ का हिसाब लगाएं तो 9 4 360. So that comes to automatically the same thing. Plus you don't forget you get 4 negatives, that means 4 times satellite. So that means one satellite, even if I say कि 25 से 27 से 30 करोड़ का हुआ तो 4 फिल्मों का सैटेलाइट। तो गणित आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो गणित आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। पैसे का आप क्या महत्व समझते हैं लाइफ में? मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने रखा है और मैं सबको यही कहता हूँ कि आपको 24 घंटे के अंदर किसी एक जन की मदद करनी है। यू हैव टू हेल्प समबडी, और उसके लिए पैसा चाहिए। आई डू इट, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पीपल। हाल ही में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए ये है कि मेरे ज़िंदगी की अर्निंग्स जो हैं उसका काफ़ी हिस्सा मैं चैरिटी में रखता हूँ, वो लोगों की हेल्प में रखता हूँ। एंड दैट इज़ मेरे लिए वो अहमियत रखता है कि मैंने कमाना है, दूसरों के लिए भी। मैं समझता हूँ मेरे पास भगवान ने इतनी पावर दे रखी है कि मैंने दूसरों की हेल्प करनी है। और वरना मैं अगर ये कहूँ कि आज मैं काम करना छोड़ दूँ तो आई हैव इनफ मनी कि मैं ज़िंदगी अपनी बिता सकता हूँ। और पैसे में सबसे खराब बात आपको क्या लगती है? पैसे में सबसे खराब बात, अगर आप उसे ठीक तरह समझें और रखें और इस्तेमाल करें तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। पैसे को समझने में क्या आपके पिताजी ने मदद की आपकी? जी अपने आप ही मैं सीखा हूँ। वैसे मेरे फादर अकाउंटेंट थे। हाँ। आर्मी के बाद ही बिकेम एन अकाउंटेंट ऑल्सो। हाँ। एंड लेकिन ऐसा कुछ सबक नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था इस फिल्म लाइन में आऊँगा। तो कभी सोचा ही नहीं था कि 6,000 या 7,000 रुपये की तनख्वाह से ज़्यादा कुछ पैसे मिलेंगे। आपने क्या सोचा था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? तो जी मैंने सोचा था कि मैं एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलूँगा, बच्चों को सिखाऊंगा। और वैसे मैंने और भी बहुत सारे काम किए हैं। मतलब मैं ज्वेलरी, कुंदन की ज्वेलरी बेचता था। हाँ। ग्रीटिंग कार्ड्स बेचता था। सो बस यही इतना तक ही सोच पाया था, इससे आगे नहीं बढ़ पाया था। ये एक इत्तेफाकी बात है कि मैं इंडस्ट्री में आ गया। आपने जो फिल्म बनाई ये 1990 के परिदृश्य की है। उन परिस्थितियों में जो भारत सरकार ने काम किया होगा 1990 में और आज जो भारत सरकार काम कर रही है, उसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? मेरे हिसाब से उस वक्त तो बहुत बड़ा काम करके दिखाया था, क्योंकि एक वॉर जोन के अंदर कमर्शियल प्लेन्स को जाना, एयर इंडिया की सारी फ्लाइटें अंदर घुसना और जाके वॉर जोन के अंदर लेके आना, क्योंकि इसी डर से कि कभी हो सकता है कोई ना कोई एक मिसाइल आपके कमर्शियल प्लेन पे लग जाए। आई थिंक इट वाज अ बिग थिंग। मैं समझता हूँ कि ये मेरा जो किरदार है, जो मैंने किया वो किया, लेकिन सबसे बड़े और भी हीरोज़ थे, वो जो कमर्शियल पायलट्स जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जाते हैं अंदर, लेके आते हैं उनको। ये काम अगर आज हुआ होता तो मेरे हिसाब से बहुत बड़े पैमाने में इसको लिखा जाता और कहा जाता, सोशल मीडिया में आते। एंड आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारा वर्ल्ड बिगेस्ट एयर इवैक्यूएशन इज डन बाय आवर कंट्री एंड दैट वाज इन कुवैत। जब आप मिलते होंगे ऐसे लोगों से और जब जज्बा देखते हैं उनके अंदर और बिल्कुल साधारण से
लगने वाले लोग और इतनी बड़ी चीजें कर जाते हैं, क्या भाव आता है जब आप ऐसे लोगों को रियल लाइफ में मिलते हैं? उनको देखता हूँ, उनकी आंखों में देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार ये आदमी कैसा है, कैसा कर सकता है। इट्स अ वेरी टचिंग थिंग। हाँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब मिलता हूँ ऐसे लोगों से, आई एम इन ऑ ऑफ दीज पीपल। मैं समझता हूँ, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मेरे ऐसे कई आईपीएस ऑफिसर्स दोस्त भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर दिखाया। आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी में हैं। तो मैं ख़ास करके इन लोगों से पर्सनली उनका नंबर लेके अपने फ़ोन पे रखे रखता हूँ। हर त्यौहार पे उनसे बात करता हूँ, एंड बात करके मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है। क्या आपकी फिल्म इस तरह का कुछ संदेश देना चाहती है कि भैया जो कुछ है अपने देश में कमाओ, 2 पैसे कम मिलेंगे, रोजी रोटी मिलेगी, यहीं रहो, यहीं खाओ? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इस देश में रहो, जिनको बाहर जाना है, जो करना है। लेकिन बस यही है, इसमें एक अच्छा डायलॉग है कि आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब आपको चोट लगती है आप माँ ही चिल्लाते हो, तो आपको अपना देश ही याद आता है और आपका देश ही आपको बचाने आएगा। पर आप अपनी कैरियर में भी बहुत बाहर जाते रहे, मतलब हाँ जी, बैंकॉक शूटिंग करने चले गए, बांग्लादेश चले गए। हाँ जी, मुझे मार्शल आर्ट सीखना था। अच्छा। और बैंकॉक से सस्ता मजबूत टिकाऊ कोई जगह नहीं थी। हाँ। तो इसलिए पिताजी ने वहाँ भेजा था मुझे, एंड वहाँ मुझे एक वेटर की नौकरी मिली थी और मैं वही काम कर रहा था, और शाम को प्रैक्टिस पे जाता था और सुबह काम करते थे। वहाँ से चले क्यों आए? 5 साल हो गए थे, अब कुछ और करना चाहिए था। मतलब मैं चाहता था कोई स्कूल खोलूँ हाँ। या बच्चों को आके सिखाऊं, तो उसके लिए फिर मैं आगे गया। और फिर मुझे बांग्लादेश जब मैं उतरा तो वहाँ मुझे एक छोटी और नौकरी मिल गई, तो वहाँ काम करने लग गया था। फिर मैं कलकत्ता आया, फिर कलकत्ता में नौकरी की। तो ऐसे मतलब आगे का सोचा नहीं था आगे क्या करना है। ये एक जो वो शब्द है ना, राम भरोसे। हाँ। बस चलते गए, जो आता है, मना नहीं किया किसी चीज़ पे। कोई काम मिल गया उसे मना नहीं किया, अपने आप उसके करते करते मैं किसी और द्वार पे पहुंच गया, वो खुल गया, किसी और द्वार पे पहुंच गया। अब कौन कौन से दरवाजे आप खुलवाना चाहते हैं? जी मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यही कहा ना कि आगे का मुझे नहीं पता होता। अच्छा। मैंने कभी सोचा था कि मैं ज़िंदगी में प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा, लेकिन मैं बन गया। आज मैं सोचता हूँ कभी डायरेक्टर नहीं बनूंगा, अगर आगे बन गया मुझे नहीं पता। आजकल जो आपकी फिल्में आ रही है, कहीं ना कहीं एक अंडर करंट है फिल्म में पेट्रियाटिक। ऐसा लगता है कि आपको जो जनता है फ्यूचरिस्टिकली भारत कुमार की तरह देखें? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। मेरे दिमाग में वो नहीं है, क्योंकि भारत कुमार साहब कभी हाउसफुल नहीं करेंगे, और ना ही वो कभी सिंग इज ब्लिंग जैसी फिल्म की। सो मेरे दिमाग में हर हिसाब की फिल्म चलती है। जैसे आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव रोल विद रजनीकांत साहब इन रोबोट, सो आई एम अ प्योर नेगेटिव रोल है उसके अंदर। तो मैं हर किस्म में करना चाहता हूँ कि एक फैक्ट नहीं है बस। अगर पीछे मुड़ के देखा जाए उस दौर की एक फिल्म, और जहाँ तक मुझे याद है एक आपने हट के फिल्म करनी चाहिए थी, वाटर, वो फिल्म नहीं कर पाने का कोई मलाल रहा? जी वो मेरी 3 बार डेटें मैंने दी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, फिर वो हो नहीं पाई। सो फिर उसके बाद मैं डेट एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी और कमिटमेंट थी किसी और फिल्म के साथ, इसलिए तो बस यही इतना ही रहा। लेकिन वो रोमांस वाले जो चक्कर आपके साथ सबसे ज़्यादा जुड़े। हाँ जी, बिल्कुल जुड़े, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसीलिए शायद रोमांटिक। प्राउड टू बी अ मैन सर। जब आप एक्शन किया करते थे तो बहुत बार बिना टेक्निकल मदद के कर जाते थे, बिना केबल के भी कई बार आप हमारे यहाँ जंप कर देते मतलब थे। पहले वो दौर कैसा था? वो दौर इंडस्ट्री के स्टंटमैन के लिए बहुत ख़राब था। कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोगों के घुटने टूटे हैं, बैक प्रॉब्लम्स, एंड दे कैनॉट रिकवर, आज तक रिकवर नहीं कर पाए। कोई पैरालिटिक पे गए हुए हैं, मैं कई लोगों फाइटर्स को जानता हूँ। तो वो एक गलत एरा था, जहाँ हमें बॉक्सेस कैसे लगाया जाए, एयरबैग्स, केबल वर्क, ये सारे यूज़ कैसे किए जाए, किसी को नहीं पता था। फिर मैंने केबल वर्क मैं लेके आया था आवारा पागल दीवाना में, मैंने एक फ़िल्म की थी,
उसके अंदर केबल वर्क शुरू किया था, जाके जब हम टेक्नोलॉजी हांगकांग से लेके आए थे लोगों को और उन्होंने सिखाया था, तब जाके लोगों ने केबल वर्क शुरू किया। और आज 18 माला 20 माले जहाँ से जंप मारना है, यू कैन एक्चुअली जंप विद द केबल्स एंड बाद में फिर आप केबल निकाल लो एंड यू इट लुक्स लाइक आपका हीरो 20-25 माले से जंप मार लेता है। खेल मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं अक्षय कुमार, अगर मौका मिला तो ये हेडलाइन बन गई एक। नहीं, मौका मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, उनको आप कैसे देखते हैं? बच्चे की जान लोगे क्या? रिस्क लेते हुए आपको डर लगता है? कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपसे लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई ये वाला सुनना ही सुनना है? बहुत सारे हैं, तो एक जैसे डोंट एंग्री मी हो गया, बच्चे की जान लोगे क्या, so, ये सब चीज़ें बहुत है। हाँ, कैसा लगता है जब आपको ये लोग बार बार कहते हैं? शाम को 3 जगह गए तो वहाँ तीनों जगह लोग यही फरमाइश कर रहे हैं, मैं कोई डायलॉग सुना दो। और मुझे मेरे पिताजी की याद आ जाती है, क्योंकि वैसे हर पिताजी ऐसे ही अपने बच्चों की याद करते हैं। कोई पड़ोसी आ जाए, बेटा डांस करके दिखाना, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा डांस करता है, तो आदमी लगा हुआ है, डांस कर रहा है, यूँ कर रहा है। सो इट फील्स लाइक अभी किसी की शादी पे जाओ, वो वहाँ किसी की शादी पे एज अ गेस्ट गए हो और नीचे से आवाज़ आए और सर डायलॉग सुना दो, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है कि यार मैं इधर आया था एज अ गेस्ट। सो वैसा ही लगता है सर। आप अपने पिताजी के काफ़ी करीब रहे जी। आपको वो मतलब अपने स्कूटर पर बिठा के कहाँ कहाँ ले जाते थे, क्या आप अपने बच्चों के लिए वैसे पिताजी साबित हो रहे हैं? आज जी कोशिश उतनी करता हूँ। मुझे आज तक नहीं भूलता कि मैं वॉलीबॉल खेलने जाता था अपने स्कूल के लिए। वॉलीबॉल जी, वॉलीबॉल खेलने जाता था और मेरे फादर ना कि मतलब गेम देखने आते थे, बल्कि पानी और वो एनर्जी की बॉटल आती है आरए कंपनी की, वो भी लेके आते थे। ना ही मुझे देते थे बल्कि मेरे टीम वालों को और ऑपोजिट टीम वालों को, तो 12 बोतलें लेके आते थे सबको पिलाने के लिए। मतलब उन्होंने मुझे इतना स्पोर्ट्स में धक्का दिया है, इतना स्पोर्ट्स में धक्का दिया, एंड दैट इज़ वाई आई फील वेरी क्लोज कि जब कोई स्पोर्ट्स की बात आती है तो मेरे दिमाग मतलब एकदम जगमगा जाता है। और इत्तेफाकी बात है कि मेरा नाम वो खिलाड़ी भी पड़ गया। वो बात आगे चली, आप बैडमिंटन में भी घुस गए। अब बैडमिंटन की आपके पास टीम है एक? जी, बैडमिंटन का मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और मेरे पास मुंबई रॉकेट्स करके एक मेरी खुद की टीम है। बैडमिंटन एक बहुत ही तेज़ गेम है। जैसे आप क्रिकेट में आप जब गेंद डालते हो तो उसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर पे जाती है, लेकिन जब आप बैडमिंटन को मारते हो अपनी दूसरे ओपोनेंट की तरफ, आपकी शटल कॉक की स्पीड होती है 420 किलोमीटर्स। सो आपका रिफ्लेक्स एक्शन इज़ डबल से कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है। सो आई फाइंड, और आजकल ये बहुत रहता है सोशल मीडिया में, मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ कि कैलोरीज बर्निंग, कि यार कैलोरीज बर्न करनी है, जल्दी से जल्द पतला होना है। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गेम इज़ बैडमिंटन। यू स्वेट अ लॉट, बहुत जल्द हो जाता है, एंड इम्पैक्टफुल गेम एंड फास्ट गेम। फादर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके इतने क्लोज थे, वो भी आपको इतना सपोर्ट करते थे, और जब आप इतने सक्सेस पर पहुंच जाते हैं, बहुत याद आती है? कोई ऐसी बात है जो उनकी बहुत बार बार रह के याद आती है? ये जो आप 4 बजे उठ जाते हैं, क्या ये फादर की वजह से, उसमें भी उनका कुछ है कनेक्शन? बचपन से आदत रही है। अच्छा, वो भी उठ जाते थे? हाँ जी, उनके साथ मैं जॉगिंग पे जाया करता हूँ। मतलब ये खानदानी है आप सुबह उठने वाले? नहीं, एक्चुअली ये समझ में नहीं आया मुझे कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं जनाब, क्योंकि एक सुबह उठना अच्छी बात होती है। हाँ बिल्कुल जी, सेहत के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन जिस हिसाब से आपने पूछा है वैसा लगता है बहुत बुरी बात होती है। हाँ, लगता है कि कोई सजा मिल रही किसी हाँ को। जी, वही मुझे तो ये समझ में नहीं आता जब मैं किसी को कहता हूँ हाँ जी सुबह उठता हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ जाता है तू? अरे क्यों? क्या हुआ? आदमी को उठना ही चाहिए सुबह, रात को सो गया जल्दी। हाँ। मतलब ऐसा लगा उसने बोला कि शर्म नहीं आती तुझे, तू इतनी जल्दी सो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या खराब बात क्या है। जब मुझे कोई प्रश्न भी पूछता है तो मैं उनका चेहरा देखता हूँ कि ये पूछ क्यों रहा है मुझे। और माय फादर, जैसे आपने पूछा, रात को वो कहते हैं हमेशा जल्दी सोना चाहिए, रात को सिर्फ उल्लू जागते हैं, बस यही है उनकी बात याद रहती है।
मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा दायित्व क्यों महसूस करते हैं कि देश और समाज के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। ये भी है आपका कि उसका ज़्यादा नाम कहीं नहीं दिया जाए उसके बारे में, जबकि आपके आसपास के लोग देते एक हैं गाते 100 हैं। ऐसा कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप और क्यों करते हैं ये? एक्चुअली तो बहुत जन आते हैं, कहते हैं कि बोलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए ताकि बाकी भी लोग देखें, लेकिन वो सर होता नहीं है, वो अंदर से बात निकलती नहीं है। और मैं वो हूँ जो दिल से निकलती है वही करूँगा, और मेरे अंदर से निकलती नहीं है बात। जाती ज़िंदगी में देश और समाज के लिए और क्या करना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो हमारे बॉम्बे की रोड्स बनाना चाहता हूँ यार, बड़ी ख़राब रोड है। मतलब बड़ी शर्म वाली बात है कि मुंबई जहाँ से इतने पैसे निकलते हैं, इतने टैक्सेस भरते हैं, हमारे पास रोड जो है नासिक से भी गंदे रोड्स हैं। इसमें आपको कभी लगता है कि पॉलिटिक्स की तरह घुस जाऊं मैं राजनीति में? जी बिल्कुल। क्यों? बिकॉज मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। दरवाजा खुल गया तो आप पता चला वहां भी चले गए? जी मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ इस चीज़ के अंदर। मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ कि बिकॉज मुझे इसके पास मुझे ज़िंदगी चाहिए जिसमें स्टंट्स हो, जिसमें स्पोर्ट्स हो। हाँ, कभी हो सकता है कि if I get a chance to do something for sports, like a sports minister or a health minister, maybe I can do a lot. मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ नॉलेज रखता हूँ इसके बारे में। ये ज़रूर करना चाहूँगा अगर मुझे कभी मौका मिले, बट वैसे मुझे कोई शौक नहीं है। खेल मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं अक्षय कुमार, अगर मौका मिला तो? ये हेडलाइन बन गई एक। नहीं, मौका मिला मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर गलती हो गई। नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आप देखते हैं जो फिल्म स्टार्स हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, आप इसको बाहर से कैसे देखते हैं कि वो जो फिल्म स्टार्स जाते हैं पॉलिटिक्स में वो वहाँ पॉलिटिक्स का फायदा उठाने जाते हैं या जो राजनीतिक दल हैं वो उनके स्टारडम का फायदा उठाती हैं? जी एक्चुअली दोनों ही चीज़ें हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, दोनों ही चीज़ें चलती हैं। और जितने भी जन गए हुए हैं, I don't think the youngsters have gone. It is always after a certain point, certain age, वो चले जाते हैं। मुझे लगता है वो दरवाजा आगे कभी खुल सकता है, पर देखते हैं इसको। जी, इस समय क्या नए युवकों के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना जितनी कि आप चढ़ पाए? अभी ऐसा है कि जब पहले हुआ था, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, बहुत मुश्किल था। अब वेन्यूज़ बहुत हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो फिल्में हों। बहुत सारे लोग आते हैं इंडस्ट्री में और बहुत सारे काम भी करते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। पहले बहुत मुश्किल होता था, अब बहुत आसान है। ये जो आजकल एक टैग बन गए हैं कि 200 करोड़ वाला, 300 करोड़ वाला, इसको आप कैसे आंकते हैं? और अक्षय कुमार 200 करोड़ वाले में घुसते क्यों नहीं है, घुस क्यों नहीं पा रहे हैं? जी मैं जो फिल्में कर रहा हूँ, जैसे ये सब फिल्में हैं, ये वहाँ तक पहुँचती नहीं है। कमर्शियल सिनेमा का बिजनेस बहुत बड़ा होता है। हाँ। इन फिल्मों का नहीं होता इतना। तो आप क्यों नहीं करते? अनफॉर्चुनेट थिंग। हाँ, पर आप क्यों नहीं करते ऐसी फिल्में जो वहां भी पहुंचे? जी मैं करता हूँ, लेकिन कम करता हूँ। मैं कम करता हूँ। मैं बाकी फिल्मों में ज़्यादा रहता हूँ। मैं एक तो उस फिल्म में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं इन फिल्मों में ज़्यादा रहता हूँ क्योंकि इस फिल्मों में मज़ा बहुत आता है और रिस्क कम रहता है। रिस्क लेते हुए आपको डर लगता है? रिस्क लेते हुए नहीं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी का पैसा खराब करने में ज़्यादा तकलीफ होती है। इसमें जो नाम आते हैं वो 3 खान के आते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, उनको आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली मैं उन तीनों को जानता हूँ जी, मेरे मित्र हैं। हाँ, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल और उन्होंने काफ़ी कुछ इस इंडस्ट्री में दिया है, काम किया है। एंड आज जिस मुकाम पे वो तीनों हैं, दे डिज़र्व एवरी बिट ऑफ इट। सो आई थिंक उन लोगों की वजह से ऑल्सो हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी आगे बढ़ी है। फिल्मों को देखते हैं और आपको लगता है कि यार काश मेरी फिल्म ऐसी हो जाती या मैं ऐसा हो जाता? उनका तरीका अलग है। कैसे अलग है? जी वो करते हैं एक फिल्म साल की। अच्छा। कोई कर रहा है एक फिल्म 2 साल में। मैं अलग तरीके से काम करता हूँ, मेरा तरीका अलग है, मेरी कैलकुलेशन अलग है।
सो हर हिसाब से वो अपनी जगह सही है, मैं समझता हूं मैं अपनी जगह सही हूं। एक बात आपने की कि आपको ये जो स्टारडम जो एक चीज़ है उससे आपको डर लगता है, वो आप बड़ी बहुत डरावनी चीज़ है स्टारडम। इसकी एक्सपायरी डेट होती है और ये ऑब्वियसली इट इज़ आपके पास हमेशा नहीं रहेगी अनलेस अनटिल यू आर समबडी लाइक ए मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो कि एक 1 in a million होते हैं कि आज तक वो चलते जा रहे हैं। सो स्टारडम ना होने का डर है एंड हाथ से निकल जाने का भी डर है, बट एक इंसान है इस इंडस्ट्री के अंदर जिनका नाम है डैनी डेंजोपा साहब, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। उन्होंने कभी अपने स्टारडम को सीरियसली नहीं लिया एंड इस बात से वो वाकिफ़ हुए कि अब मैं हट जाना चाहता हूँ एंड आई वांट टू स्टार्ट समथिंग एल्स इन माय लाइफ। सो टू हैव दैट माइंडसेट आई रियली एनवी हिम, मैं उन्हें एंड आई वांट टू फॉलो हिम फॉरएवर। इसका मतलब स्टारडम से आपको एक तरीके से मोह है। जी आपको बिल्कुल है। ये कैसे डेवलप हुआ? आप तो सब कुछ छोड़ के निकले थे। जी अपने आप डेवलप हो जाता है, इसके अंदर कोई आपको कुछ कर नहीं सकते हैं। मुझे जब पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था, मैं करीबन 5,000 रुपये कमाता था एज ए मार्शल आर्टिस्ट, लोगों को मार्शल आर्ट सिखाने। फिर मुझे किसी ने कहा यार तुम बड़े खूबसूरत हो, आइए एक मॉडलिंग कर लीजिए। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो पूरा महीना मैं मेहनत करता था, 5,000 रुपये मिलते थे, लेकिन उस मॉडलिंग असाइनमेंट में मैं 2 घंटे एक फर्नीचर पे बैठा रहा। एक खूबसूरत लड़की आई, मॉडल थी, बैठी, यहाँ देखो, वहाँ देखो, ऊपर देखो, लाइटों की तरफ देखो, ये लीजिए जी। 2.5 घंटे बाद 21,000 का चेक दे दिया। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं चेक देख के ऐसे देख रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या किया 2 घंटे में जो मैं 4-5 महीने की तनख्वाह मेरे हाथ में रख दी इन लोगों ने। ऐसा क्या है यार, ये काम करते हैं। अच्छा, ये बढ़िया काम है। आओ एसी रूम में बैठो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, और घर चले जाओ। फिर ऑल्सो आई रिमेंबर एक मैंने फिल्म देखी थी वक्त, बलराज साहनी साहब की। हाँ, आप सभी ने देखी होगी। एंड उसके अंदर एक अचानक अर्थक्वेक आता है, सब कुछ हाथ से निकल जाता है। सो दैट स्केयर, दैट फिल्म इज ऑलवेज स्टक इन माई हेड। तो वो स्केयर कि आपकी स्टारडम एक दिन हाथ से निकल जाएगी, बट आदमी वही होता है जो उस चीज़ को समझे और उसके साथ एक्सेप्ट करे एंड उसके अंदर फ्लो पे रहे। कई जन होते हैं, मैंने देखा कई लोगों को पागल होते हुए देखा है। दे गो मेंटल अबाउट द फैक्ट दैट दे आर नॉट स्टार्स एनी मोर, नोबडी कम्स एंड टॉक टू देम, बट देन यू हैव टू ब्लेंड इट। राजेश खन्ना साहब जो आपके ससुर हैं, वो हिंदुस्तानी फिल्म के पहले सुपरस्टार रहे। उनसे कभी इस बारे में बातचीत हुई? उनसे आपने देख के कुछ सीखा या? जी मैंने उनसे कभी मैंने बातचीत इस बारे में कभी नहीं की। अच्छा। हाँ, लेकिन उनको देख के मैंने सीखा ज़रूर है। बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको देख के मैंने सीखा है। वैसे मैं नाम नहीं लूँगा। एक बहुत बड़े आदमी थे जो एक बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी में काम करते थे और वहाँ के हेड थे, तो सब लोग उन्हीं के पास जाते थे अपना म्यूज़िक बेचने। उनका जब बर्थडे होता था, उन्होंने खुद मुझे बताया था 850 से लेकर 900 बुकेज आती थी। जिस दिन उन्होंने कुर्सी छोड़ी, सर 2 आए, अगले साल 2 बुके आए थे उनके पास। एंड सो देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस विच आई हैव। और आदमी को वैसे भी देख के बहुत कुछ सीखना चाहिए। कभी कभी आपके ऊपर जो गुजरती है उस पर भी सीखते हैं, ज़रूर सीखते हैं, लेकिन आदमी को देख के बहुत कुछ सीखना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग, बीइंग ऑब्जर्वेंट अबाउट पीपल, मीटिंग देम एंड टॉकिंग टू देम एंड लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो कुल मिलाकर बहादुर वो होता है जिसको डर ना हो। स्टारडम कहीं ना कहीं आपको डरपोक भी बनाता है। डरपोक तो खैर एक डर बिठाता है आपके मन में। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, डरपोक तो जनाब उसको डरपोक नहीं कह सकते हैं। कि देखिए मैं समुद्र किनारे रहता हूँ, मैं हमेशा समुद्र को देखता हूँ, मुझे डर रहता है कि कभी सुनामी ना आ जाए, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये रहता है डर? रहता है, तो उसको मैं डरपोक नहीं कह सकता।
इसको मैं अवेयरनेस कहता हूँ, कि उसको मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे शरीर में होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, दोनों कोलेस्ट्रॉल है, डर दोनों है, गुड, एक अच्छा डर, एक बुरा डर. यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू डू एंड दैट्स इट. कैलकुलेटेड डिसीजन होता है कि अक्षय कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे या आप आप पॉलिटिक्स से जानबूझकर आपने एक डिस्टेंस बनाया. मैंने कहा, इन्होंने कहा, मैंने बताया, एक अच्छा डर, दूर ही रहो, बेटर है. FTI से रिलेटेड जो टॉपिक है वो उसके सारे स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो फिल्म जगत से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, लेकिन उसमें एक पूरा एक वेव चल रहा था कि उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है. तो काफ़ी सारे एक्टर्स ने इंडस्ट्री से कमेंट आए, लेकिन अक्षय से इस बारे में कुछ, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी मुझे उस वक्त जब आई थी ये चीज़ें. और मेरे जहाँ तक कि वो उसको क्या कहते हैं, वो पुरस्कार को वापस दिया गया था, और मैंने उस पर बोला था, मैंने कहा था, मिसे देखिए, जब तक आप नॉन वायलेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं तब तक ठीक, आप करिए जो, मतलब किसी का बसें मत तोड़िए, किसी का नुकसान मत कीजिए, टिल देन इट्स फाइन. तब मैंने बोला था. नए बाबा अक्षय कुमार. मैंने आपके कितने सारे प्रोग्राम देखे हैं, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, आप कौन सा बन गए, मुझे बनाने में क्यों तुले हैं. मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये किसी को बुरा लगेगा तो वो निकाल देते हैं. आई लाइक हकीकत फिल्म का गाना, मैं ये सोच के उसके दर से बड़ा अच्छा लगा. बार बार बोलते हैं फिटनेस के बारे में, और उसमें भी आप बोलते हैं कि ये जिम जाके और वो जो खा लेते हैं प्रोटीन वगैरह, वो सब नहीं खाना चाहिए. जी, उस पर आपका एक अलग ज्ञान है उस पर. एक जी, आई थिंक वो यंगस्टर्स के लिए बहुत बुरी बात है. हाँ, क्योंकि आजकल एक नया ये कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट तरीका निकल गया है 6 एब्स निकालने का, 8 एब्स निकालने का, विच इज़ एक्चुअली, अगर आप डॉक्टरों से बात करें वो आपको बताएंगे कि देर आर लॉट ऑफ केसेस विच आर कमिंग टू देम ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम यंगस्टर्स, ऑफ बाल झड़ जाना, गुस्सा बहुत आना, सुसाइड केसेस, and these are all the things which come from chemicals. We are actually, हम लोग बन गए हैं, we are products of American products. We are, हम अपने माँ के प्रोडक्ट नहीं रहे. We are always believing कि जो माँ बनाती है वो अच्छा नहीं है, जो टिन में आया है वो बहुत कमाल की चीज़ आई है, क्योंकि उसके अंदर नापी तोली चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये केमिकल से बनाई हुई हैं और इसका नुकसान आगे जाके 10 गुना है. और उसमें चक्कर ये ना कि आप कहते हैं कि भाई 9:30 बजे सो जाओ, आप कहते हैं 6:30 बजे खाना खा लो रात का. जी हाँ, तो यंगस्टर हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो इसमें मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ. हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हमारे माता पिता ने, हम जब बड़े हो रहे थे हमको तब से ये सिखाया. ये अलग बात है कि आप सब लोग भूल रहे हैं, कई लोग भूल रहे हैं, इसे पकड़ के रखिए. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर 6 सूर्यास्त से पहले अगर आप अपना खाना भोजन कर लें, एंड उसके फ़ायदे बहुत हैं. जब आप लेट खाना खाते हैं आपका पूरा शरीर रेस्ट कर रहा होता है, बट योर स्टमक इज़ नॉट रेस्टिंग. एंड जब आप सुबह उठते हैं, दैट इज़ द टाइम दैट स्टमक इज़ अबाउट टू रेस्ट, फिर आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. एंड हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा डिजीज़ कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम योर स्टमक. और कई लोगों ने 6:30 बजे खाना शुरू किया है, एंड देयर लाइफ इज चेंज्ड. आप करके देखें, आप सब आप करके देखें 6:30 बजे 7 बजे. मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना भी बता देता हूँ कि सिर्फ 7 दिन मुश्किल है, 8वां दिन आपको मुश्किल नहीं लगा, बिकॉज योर इंटेस्टाइन, योर स्टमक विल श्रिंक. और इतनी छोटी सी चीज़ है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कसरत करके दिखाऊंगा आपको, मैं यहाँ कसरत करके दिखाता हूँ, ये फॉलो कीजिए, ये करिए, लेकिन ये तो एक छोटी सी चीज़ है. और खाइए जो कुछ खाना है, आप जलेबी खाइए, आपको पराठे खाने हैं, पकौड़े खाने हैं, लेकिन दोपहर के वक्त खा लीजिए, सुबह खा लीजिए, शाम से पहले खा लीजिए. ज़रूरी है रात को सोने से पहले खाना है. एक और दरवाज़ा खुल सकता है आपका, एक तो राजनीति वाला है, एक ये बाबा टाइप भी बन सकते हैं आप. नहीं जी, मुझे नए बाबा अक्षय कुमार. जी, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आप भी बन जाएंगे. मैंने आपके कितने सारे प्रोग्राम देखे हैं,
आप इतनी अच्छी बातें करते, आप कौन सा बन गए? मेरा मुझे बनाने में क्यों तुले हैं? अरे सुबह 4, साढ़े 4 फिर वही बात पे आ गए आप। जहाँ जो अच्छी बात है उसको हटा दीजिए, उसको बाबा बना दीजिए। बाबा बनना बुरा तो नहीं। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मुझे क्यों बना रहे हैं? मैं अपने आप ही बन जाऊंगा सर। आप देश में क्या माहौल देखते हैं? क्या वाकई यहाँ पर इंटॉलरेंस है या सिर्फ एक पॉलिटिकल? मैं नहीं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ हमारा देश बहुत महान है। इट्स बीन ग्रेट। मुझे इस देश से बहुत कुछ मिला है। करप्शन है, बट हमारा देश अगर चल रहा है तो उन लोगों की वजह से चल रहा है जो कमाल कर रहे हैं इस देश के लिए, जो बहुत सारे लोग हैं। आपकी जो पत्नी है वो बड़ी पॉपुलर हो रही है जिस तरह से उन्होंने नई किताब लिखी, कैसा लगता है ये एक नया अनुभव है आपके लिए? जी पहले तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ ग्रेट कि मेरी वाइफ को पहले से ही पता था कि शी इज़ नॉट अ गुड एक्ट्रेस, और उन्होंने 13 फिल्में करके छोड़ दिया। उन्होंने बाद में फिल्में नहीं की बिकॉज शी वॉज दैट इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं वो कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको पता था कि उनको इंटरेस्ट भी नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर और इट्स नॉट हर कप ऑफ टी। देन शी स्टार्टेड इंटीरियर डिज़ाइन एंड शी बिकेम एन एस इंटीरियर डिज़ाइनर। बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अभी उनका एक है ये है कि किताब लिखना या कॉलम्स लिखना। सो आई कम्प्लीटली सपोर्ट हर, और जिस हिसाब से लिखती हैं मैं आई मेक श्योर कि वो किसी को हर्ट ना करे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। मतलब सेंसर करते हैं आप उनको? जी ये कह सकते हैं, नॉट सेंसर। मैं ये कहूँगा कि मैं पढ़ लेता हूँ कि अगर ये एक सेंटेंस निकाल दे, अच्छा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये किसी को बुरा लगेगा तो वो निकाल देती हैं, बस यही है सर। अक्षय, हम लोग बहुत सालों बाद आज मिल रहे हैं। उम्र आपको क्या सिखाती है? उम्र एक क्या बड़ी चीज़ सिखाती है? उम्र मुझे क्या सिखाती है सर? ऑनेस्ट अभी तक मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि इसका जवाब मैं क्या दूँ। उम्र यही है कि मैं दिमाग में मैं ओल्ड नहीं होना चाहूँगा। आई ऑलवेज वांट टू बी यंग एंड बस यही मैं कि हमेशा आई वांट टू लाइक टू प्ले विद माय सन एंड हिज फ्रेंड्स एंड कीप माई सेल्फ यंग, दैट्स इट। आपने जो फिल्में की हैं उनमें कौन सा ऐसा गाना है जो आपकी फिल्म का, जो आपको खुशी के मौके पर ख़ास तौर पर बहुत याद आता हो या गुनगुनाते हो? आप गुनगुनाते हैं कोई गाना मेरी फिल्म का या किसी और की? किसी भी फिल्म का। कि आज मेरा जी करदा। अच्छा, ये मॉनसून वेडिंग का गाना है। हाँ। कि आज मेरा जी करदा। काफ़ी है आपकी ज़िंदगी में संगीत, आप सुनते हैं रेगुलरली? जी हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सुनता हूँ संगीत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर किस्म की म्यूज़िक मैं जमा करता हूँ। अच्छा। मेरे पास यहाँ तक कि 150-200 गानों का बैंक भी है। जबकि मैं हाल ही मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं कोई म्यूज़िक कंपनी नहीं चलाता हूँ, लेकिन मैंने कई लोगों के मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, अगर इसका लगे तो मैं ख़रीद लेता हूँ उससे। अच्छा। कि मुझे तेरा म्यूज़िक दे दे, कभी मैं किसी फिल्म में डालूंगा। हाँ। एंड आई बाय इट ऑफ फ्रॉम देम। और पुरानी फिल्मों के गाने सुनते हैं, 60 की फिल्मों के? उनमें से कोई गाना जो आपको पसंद आता हो? या लाइक हकीकत की फिल्म का गाना, मैं ये सोच के उसके दर से निकला था। बड़ा अच्छा गाना। कैफी आज़मी साहब ने ये गाना लिखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है अक्षय कुमार 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। ये दौर रैपिड फायर का। देखना है अक्षय कुमार 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। आपके लिए 5 सवाल हैं, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन हैं और एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप कह सकते हैं पास, यानी मुझे सवाल का जवाब नहीं देना। अगर आप 5 में से 3 सवालों के जवाब देते हैं तो एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये गिफ्ट है आपके लिए। तैयार हैं? जी हाँ, और प्रेशर डाल दीजिए। और वैसे भी आप खिलाड़ी हैं। जी इनका नहीं। आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है, हेरा फेरी या एयरलिफ्ट? मेरे दिल के करीब कौन सी फिल्म है, हेरा फेरी या एयरलिफ्ट? जी एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट नहीं, एयरलिफ्ट सही भी है क्योंकि ये फिल्म रिलीज हो रही है। हेरा फेरी तो हो चुकी है। नहीं वो बात भी नहीं है, बट
मतलब एक जैसे मैंने कहा कि ये एक ज़िंदगी के असली ये हादसा घट चुका है और इसके साथ कई लोगों से मैं मिल चुका हूँ जो जुड़े हुए थे, कई पायलट्स को मैं मिल चुका हूँ और उनकी आंखों में आंसू भी देख चुका हूँ। बिकॉज़ एक इस बात को याद रखना कि जब मैं यार सडनली सड़क पे आ गया था, मेरी कोई कीमत नहीं थी, उनका ये बोलना कि मैं अपने बच्चों को लेके, अपनी बीवी को लेके भाग रहा था, तो ये सब बातें करना, सो आई थिंक दैट वाज वेरी टचिंग। सो इसीलिए आई थिंक मैंने फिल्म देखी भी है एंड आई लाइक्ड इट। चलिए, एक जवाब आपने दे दिया। आपका पसंदीदा शहर कौन सा है, दिल्ली या मुंबई? जी दिल्ली। दिल्ली। आपकी फेवरेट को स्टार कौन है, शिल्पा शेट्टी या प्रियंका चोपड़ा? जी शिल्पा। अच्छा, मुझे सोच रहा था आप इसमें सोचेंगे, पर आपने सोचा नहीं है। 3 जवाब आपने दे दिए, गिफ्ट आपका हो गया है। ठीक है जी। टेंशन अब नहीं करना। कोई बात नहीं। आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, ट्रैवल एजेंट होते या ज्वेलरी बेचते? जी मैं स्ट्रगलिंग एक्टर होता। पर आपके पास ऑप्शन 2 ही हैं, ट्रैवल एजेंट तो या इसी में से पकड़ना है। हाँ, ट्रैवल एजेंट या ज्वेलरी बेचते। थिंक मैं ज्वेलरी बेच रहा था। ज्वेलरी बेचते। चारों जवाब दे दिया, पर आपने सोचा काफी इस सवाल पर। इसके सवाल पर? हाँ। नहीं, मैं सोच रहा था कौन से फायदेमंद है। हाँ, क्योंकि अब तो सोचना पड़ेगा, तब सबको सोचना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, वरना किसी को भी पूछे। हाँ या ना में जवाब देना है कि क्या मुंबई की फिल्मों में पॉलिटिक्स की तरह लॉबिंग चलती है, परिवारवाद चलता है? इस इंडस्ट्री के मतलब कैंप बाजी। हाँ, कैंप की बात कर रहे हैं? कैंप की बात है, फैमिली की बात है, खानदान हाँ की जी, बात चलता है। चलता है। जी हाँ। तो ये तो कमाल है कि आपने 5 में से 5 जवाब दे दिए। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू एवरीबॉडी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।